हमने अभी तक इस्टेब्लिश कर दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और आपका मिशन भी जो वीडियोस का सीरीज़ का फ़िलॉसफ़ी का कि क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में आ जाए। आपने 3 हैंडी टिप्स देनी है कि किस तरह एक कोई भी बंदा अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकता है। ये एक और दूसरा हिस्सा है कि अभी एंड पे जब आप बात कर रहे थे कि हमारे अनफॉर्चुनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में बर्दाश्त नहीं है। हम एग्री टू डिसएग्री पे राज़ी नहीं होते। और आपने 3 हैंडी टिप्स देनी है ज़रा क्रिस्प किस्म की कि किस तरीके से आप अपने अंदर ये डेवलप करें कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकें। ओए बड़ा औखा सवाल कर दिया आपने। अच्छा जी, क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहली तो मेरी टिप ये है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए और किताबें वो पढ़नी चाहिए जो कि आम फहम किताबें ना हो। मतलब वो किताबें पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर फिलोसोफर दूसरे के कंधे पे खड़ा होता है, तो आपने अगर जिसके कंधे पे खड़ा होना है वो खुद बौना नहीं होना चाहिए, वो खुद को जायंट होने चाहिए अपनी फील्ड का, तो फिर आपको हाइट मिलेगी। ठीक है ना, मतलब कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा जायंट है, इमैनुअल कांट एक जायंट है, हेगल एक जायंट है। उनके कंधों पे जब आप खड़े होंगे तो आप बहुत दूर देख सकेंगे। जब आप तैमूर रहमान के कंधे पे खड़े होंगे तो फिर तो आप मेरे ख्याल है जमीन में शायद नीचे ही धंस जाएंगे। पहले से भी आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो किसी बड़े आदमी के कंधे पे या औरत के कंधे पे आप खड़े हो तो फिर वो बात बनेगी। एक तो ये मेरी टिप। दूसरी टिप ये है कि वक्त ना अपना बर्बाद करो यार, प्लीज। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर होनी चाहिए। आप देखो कि आपकी दिन की एक्टिविटीज क्या हैं और आप कितना अपना वक्त जो है किन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हो। हर बंदे की जिंदगी उतनी तकरीबन लंबी है, 70-80 साल। आपने भी रहना है, मैंने भी रहना है। तो तैमूर रहमान अगर आप कहते हैं कि यार उसने इतना कैसे कर लिया, म्यूजिक भी कर रहा है, फलसफा भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, पॉलिटिक्स भी कर रहा है, कैसे कर लिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है मेरे दोस्त। फर्क यही है कि मैंने कुछ चीज़ों में वक्त अपना बर्बाद करना ख़त्म कर दिया और उसकी जगह कुछ और एक्टिविटी सब्स्टिट्यूट कर दी। गिटार बजा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसमें मेरी स्किल डेवलपमेंट हो गई। सीधी सी बात है। अभी भी मैं समझता हूँ मैं अपना बड़ा वक्त ज़ाया करता हूँ। फिल्में देखने का मुझे बड़ा शौक है, वो भी अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो बहुत भी बड़ा काम हो सकता है। मगर क्या करें। तो और तीसरी बात ये कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। एक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि यार मैं बड़ा अच्छा केमिस्ट बनूंगा, दिन रात आपने केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए एक डाइवर्सिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए आप में। आपको पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी आप पढ़े। अब मैं जो ना मिसाल तौर पे पॉलिटिक्स बहुत पढ़ी है मैंने, मैं बोर हो गया पॉलिटिक्स से पढ़ के। एक पॉइंट के बाद मैंने कहा यार पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, फलसफा पढ़ते हैं। अब कुछ देर बाद मैं फलसफे से बोर हो जाऊंगा, मैं यार अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। नई नई चीज़ें पढ़ा करें, नए ख्यालात को एक्सप्लोर किया करें, फिर जो है ना उससे डेवलपमेंट होगी। तो एक्टिविटी की जो पढ़े। दूसरी बात ये कि टाइम ना ज़ाया करें, बेकार एक्टिविटीज़ में हिस्सा न लें। और तीसरी बात ये कि डाइवर्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मुझे स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिलोसोफर्स अक्सर उनके टेढ़े निकले होते हैं, वो बस अब सारा दिन दाढ़ी को या मूँछों को मुड़ाते रहते हैं। तो मैं उस तरह का फिलोसोफर नहीं। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं हर स्पोर्ट खेलता हूँ। ठीक है ना, जो भी स्पोर्ट्स है मुझे शौक है खेलने का, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं मैं वो करता हूँ। मैन रेनेसांस मैन या वुमन बनो, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। उससे जो चीज़ तुम एक्सप्लोर करे ना उसमें भी तुम मास्टर हो जाओगे। जी है ऐसे, क्योंकि हर सारी नॉलेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप एक चीज़ में माहिर हो जाते हैं ना तो उसी की एबिलिटी आप दूसरी चीज़ पे इस्तेमाल करके झट से उसमें भी माहिर हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी माहिर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो 3 चीज़ें हो गई क्रिटिकल थिंकिंग। और आपका क्या सवाल था, मुझे जहन से निकल गया है। अदम बर्दाश्त। और सर अदम बर्दाश्त का सवाल। हाँ जी। अदम बर्दाश्त को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपकी ये 3 चीज़ें डेवलप होंगी, आपकी डाइवर्सिटी ऑफ आपने डाइवर्स ओपिनियन सुने होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर, तो फिर आप एक मुख्तलिफ ओपिनियन को सुनने से घबराएंगे नहीं। कहते हैं ना, वो मेरे ख्याल है हदीस भी है, मगर जिन लोगों ने बहुत ट्रैवल किया होता है ना, बहुत दुनिया देखी होती है, वो कोई नया नुक्ता नज़र सुनने से ज़्यादा घबराते नहीं है। इसकी वजह ये कि उन्होंने पहले ही इतने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सुने होते हैं, इतनी मुख्तलिफ जगहों में दुनिया में गए होते हैं कि जब वो कोई मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सुनते हैं वो कहते हैं ये बात मैंने इस किस्म की बात वहाँ भी सुनी थी। तो उनके लिए कोई, जितना उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना उतना उनके लिए आसान हो जाता है डाइवर्सिटी को हैंडल करना, कॉग्निटिवली हैंडल करना।
तो अक्सर जो लोग एक ही किस्म के लोगों से बात करते हैं और एक ही मखसूस किस्म के लोगों से बात करते हैं, लेफ्ट के हों या राइट के हों, लिबरल हों या मजहबी हों, मैं सिर्फ मजहबी नहीं कह रहा कि लोग ऐसे करते हैं, ये आदत बन जाती है, आसान होता है बड़ी। लेफ्ट के लोग भी अक्सर ये कर जाते हैं, अपने लोगों में ही बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं कोई और दुनिया में है। तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि उससे फिर आप में एक इंटॉलरेंसी पैदा हो जाती है, और वो आप डील नहीं कर सकते किसी ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, या आप उसको वायलेंस से रिटेलिएट करते हैं। दूसरी बात एहसास करने की ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ वायलेंस से रिटेलिएट कर रहे हैं, गाली गलौज से रिटेलिएट कर रहे हैं, उसकी बात का बतंगड़ बना के रिटेलिएट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रॉ मैन फैलेसी कर रहे हैं, आपको पता है कि उसने ये बात नहीं की मगर आप जो है ना उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि आप जीत सकें, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं। आप ये सबूत दे रहे हैं दर हकीकत के, इस बात को अगर आप अपने जहन में समझ जाए ना, तो फिर आप कभी ये चीज़ रिपीट नहीं करेंगे कि एक्चुअली आपके मुखालिफ को पता हो या ना पता हो, आपके ऑडियंस को पता हो या ना पता हो, मगर एक्चुअली आपने हार कबूल कर ली। अगर डॉक्टर तैमूर मुझे ये, अगर वो किधर गया, आबिद नज़ीर मुझसे ये पूछे, नाजिर है नज़ीर है मैं नहीं जानता, मुझसे ये पूछे कि जी वो तो सोशलिज्म फेल हो गया है, तो मैं उसका जवाब ये दूँ कि चल दफ़ा हो जा, आइंदा इस फोरम पे ना आना। वो मैंने मज़ाहिया तो कहा था मगर ऑब्वियसली आई डिडंट मीन इट, ठीक है ना। तो अगर मेरा यही जवाब हो तो इससे तो ये साबित हुआ कि मैं उसको जवाब नहीं दे सका, मैंने इसलिए बदतमीजी कर दी, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कुछ और कह दूंगा कि तेरी तस्वीर नहीं ठीक, तेरी शबूती नहीं ठीक, जो भी मैं कह दूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मैंने असल में हार कबूल कर ली। तो जब आप रिटेलिएट कर रहे हैं इस तरह से, तो आप दर हकीकत अपनी हार कबूल कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरी नसीहत मेरी। और तीसरी नसीहत मेरी ये, कभी कभार गुस्सा करना भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई फर्द दुनिया में ऐसा नहीं है जो कभी गुस्सा ना करे, मुझे भी गुस्सा आता है, और कभी कभार गुस्सा करना भी चाहिए। जब आप कहीं पे कोई जुल्म देख रहे हैं तो आप गुस्सा करें, उस जुल्म के खिलाफ आपका गुस्सा होगा तो आप जस्टिस के लिए लड़ेंगे। आपको कोई गुस्सा ही नहीं होगा कभी जुल्म के खिलाफ, तो जस्टिस के लिए क्यों लड़ेंगे आप। तो कभी कभार गुस्सा भी करना चाहिए, मगर गुस्से में भी आपको अपनी दलील जरूर देनी है, क्योंकि जब आप दलील देंगे तो उसके नतीजे में न सिर्फ आप अपने मिशन में कामयाब होंगे और आपके साथ अवाम और दुनिया जुड़ेगी, बल्कि आप समाज को भी जो है वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे। गुस्से में भी दलील देना, मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेज है फलसफे की। इनजस्टिस के खिलाफ दलील से बात करना और कन्विक्शन से बात करना और बहादुरी से उसके खिलाफ डट जाना, मगर अपनी दलील से ना हटना, ये है असल एक ग्रेट फिलोसोफर थिंकर की खासियत। जिस तरह नेल्सन मंडेला था, मेरा हीरो है, हाँ, कि उसको गुस्सा था रेसिज्म के खिलाफ। कभी उसकी तकरीर सुनी, कितने ठहराव से वो बात करता है, इतना खूबसूरत इंसान है और कितनी गहराई है उसकी बात में, और उसकी बात में कितनी सदाकत है कि उसने पूरी दुनिया को अपनी बात में मनवा लिया, अपने मुखालफिन को अपनी बात में मनवा लिया। उनके पास कोई दे डिड नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड आउट, कोई बुनियाद ही नहीं छोड़ी उनके पास कि वो खड़े हो सके। और गुस्से से भी मंडेला का जलाल भी आपने पता नहीं देखा कि नहीं, मगर उसने आर्म स्ट्रगल की भैया रियासत के खिलाफ। लोग समझते हैं वो सिर्फ पुरअमन करता रहा, नहीं, पुरअमन नहीं करता रहा, स्पेयर ऑफ द नेशन को ऑर्गेनाइज करने वाला वो आदमी था, उसने आर्म स्ट्रगल की, हकीकत है। तो ग्रेट मैन, ठीक है ना। तो ये है कि आपका मौक़िफ़ भी दुरुस्त हो सकता है, हो, और आपको गुस्सा भी बहुत आए, मगर दलील से नहीं हटना, दलील कर देनी है, जलील नहीं करना दूसरे, ठीक है। और हमेशा ये बात, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन सुनने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। कम अज़ कम गुस्से के अंदर और तहश के अंदर आप आएँ, और जब आप आएँ तो गुस्से को भी स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें कि जहाँ आपको महसूस होता है कि वाकई गुस्से का कोई रिजल्ट होगा कि नहीं। अब कई जगह ऐसी जहाँ मैंने गुस्सा किया है और बाद में मैंने सोचा यार इधर तो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ गुस्सा करने का, कुछ जगहों पे बड़ा फ़ायदा हुआ गुस्सा करने का, ठीक है। किसी के साथ ज़्यादती हो रही थी, मैंने चली कर दूंगा, खबरदार जो इसको कुछ किया, वो पीछे हट गया बंदा, दूसरा बच गया। अगर मेरे में गुस्सा ना होता तो मैं कैसे करता। गुस्से में बंदा जो है ना दुगना तगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, बड़े से बड़े बंदे को भी ले लेता है, उसके टक्कर ले लेता है। तो गुस्सा बड़ी अच्छी चीज़ है, जिस तरह हल्क नहीं, हल्क बड़ा हो जाता है, गुस्सा वाकई यही करता है, वो एग्जैजरेटेड है मगर हकीकत भी यही। तो वो भी एक नेसेसरी इमोशन।
मगर उसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना है, हर वक्त नहीं, हर तरफ नहीं। सोचे ना कि सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है, देखो तो सही, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, देखो तो सही, इश्यूज क्या है पाकिस्तान के, उनको समझो तो सही। मतलब मिसाल तौर पे किसी को अगर एक ऐसी सोसाइटी हो कि जिसके अंदर एक खातून को मोटरवे से उतार कर रेप कर दिया जाए और इतनी किस्म की अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, तो उस सोसाइटी के अंदर तो मैं समझता हूँ कि मिलियंस ऑफ लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि फौरी तौर पे इंसाफ। मिलियंस को आना चाहिए, मिलियंस को, थाउजेंड्स को नहीं आना चाहिए। क्या छोटी मोटी सिविल सोसाइटी 4-5 हज़ार लोग निकाल के कहते हैं देखो कितनी बड़ी कामयाबी हुई। 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, आपकी भी माँ होगी, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटी होगी, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे? क्या सोच भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाए? नहीं कर सकते बर्दाश्त। तो जो गुस्सा है वो उसका इजहार किया है ही। मैं तो समझता हूँ वो जिस तरह होना चाहिए फट के आना चाहिए, लावा जिस तरह आना चाहिए था नहीं आया। अगर आप सोच सकते हैं अगर इंग्लैंड वगैरह के अंदर, स्वीडन के अंदर इतना बड़ा कोई वाकया हो जाए तो कितनी बड़ी प्रोटेस्ट निकलेगी वहां पे, पूरी ट्रफालगर स्क्वायर पूरा बंद हो जाएगा, मैं आप गारंटी कर रहा हूँ, हमने देखा। तो प्रायोरिटीज क्या है? ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अवाम की हेल्थ केयर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक एडवांसमेंट और तरक्की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चीज़ों को, इख्तलाफात को डिबेट, बहस मुबासे, डिबेट और डिस्कशन के नतीजे में हल करना की एबिलिटी हम और प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। एक सोसाइटी जो कि इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म और इंसाफ पर मबनी हो, उसको डेवलप करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमें पता ही नहीं हमारी ऐसा सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हम उन गोल्स को नहीं रीच कर रहे जो हमें रीच करना है। सबसे बड़ा मसला ये कि हमें पता ही नहीं हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे गोल्स ही कुछ और हैं। तो गोल्स को ठीक करें। सर इसी फाइनल नोट के साथ जो है ना आज कंक्लूड करते हैं कि हमें अपने गोल्स पता करने हैं कि हमारे गोल्स है क्या, और फिर उनको प्रायोरिटाइज करना है। नंबर 1 गोल जो है ना, नंबर 1 गोल वो वही गोल है जो कि फिलोसोफर्स ने बताया था, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, इल्म हासिल करना नंबर 1 गोल सोसाइटी का। ठीक है डॉक्टर प्रोफेसर तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे दोस्त डॉक्टर तैमूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास डॉक्टर प्रोफेसर तैमूर साहब के लिए कोई क्वेश्चंस हैं फिलॉसफी से मुतल्लिक, तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस इन तक पहुंचाएंगे। और आप इनकी वीडियो सीरीज देखें, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, उसी वजह से मैं इनका फ़ैन हुआ था और उसी वजह से मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आएँ और ये सेशन करें, और होपफुली हम फ्यूचर में भी आपके साथ कोई ना कोई सेशन करेंगे इससे ज़रा एलिवेटेड लेवल के ऊपर। आज तो हमने मेरे ख्याल से सिर्फ बेसिक्स और फंडामेंटल्स को टच किया है और बीच में पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।